हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिहार एग्जाम्स वाला। मैं हूं आप सभी लोगों की इंग्लिश मेंटोर जानवी मेहरा एंड आप सभी का वेलकम है इस हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर, जो कि होने वाला है इंग्लिश सेक्शन के लिए। सो मेरा नाम है जानवी मेहरा और आज से ही मैं आप लोगों का जो बेटा बिहार कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली हमारी जो पूरी टीचर्स की टीम है बेटा वो लगी हुई है एंड अब से आपकी इंग्लिश की तैयारी भी इसी चैनल पर हुआ करेगी। सो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड कमेंट भी ज़रूर करना। यस, सो बेटा मेरा नाम है जानवी मेहरा एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आज से हम लोग सिलेबस के बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे, देन हम एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड मैं इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे बेटा मिक्स क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। तो हम थोड़े से सैंपल क्वेश्चंस को भी आज सॉल्व करके देख लेंगे। सो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाओ और सबसे पहले बेटा हम लोग आज समझते हैं कि ये जो इंग्लिश सेक्शन है इसकी इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्या वेटेज रहती है। चलिए, सो बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि आपके सेक्शंस में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर्स है। ये सारे के सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलाकर, टॉपिक्स मिलाकर आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं, राइट? आपके बेटा 50 मार्क्स जो है वो हो जाते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे हमारे 4 सेक्शंस है, सो वी कैन से कि लगभग आपके इंग्लिश में से अराउंड क्वेश्चंस अच्छे खासे वेटेज में आ सकते हैं। आउट ऑफ 50 मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बेटा आपके 50 है, तो अगर हम 50 को भी इस 4 से डिवाइड कर ले तो आप अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश का जो सेक्शन है उसकी बिल्कुल इक्वल वेटेज है हिंदी से भी, जनरल नॉलेज से भी एंड करंट अफेयर्स से भी। नाउ ये एक मैंडेटरी सेक्शन है, तो बेटा इसके लिए प्रिपरेशन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड ये जो एग्ज़ाम है बेटा, जो एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है आप लोगों की, बिहार कांस्टेबल सिपाही की जो भर्ती है बेटा, इसमें जो इंग्लिश सेक्शन आ रहा है इसका आखिर सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि आपके जो है अनसीन पैसेज की एक्सरसाइजेज आएंगी। अब ये अनसीन पैसेज क्या होता है? याद है जब आप 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, तो आप इंग्लिश के एग्जाम जब देने जाते थे वहां पर आपका सेक्शन 1 जो आता था वो आता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज, जहां पर आपको कोई एक ऐसा पैराग्राफ दे देंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अनसीन कहते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे पैराग्राफ को आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पुट अप किया जाएगा आप लोगों के इस एग्जामिनेशन के अंदर। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। नाउ नोट प्रिपरेशन भी क्या है? आपका एक राइटिंग सेक्शन का ही क्या है? हिस्सा है बेटा, ठीक है? ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर करना है। आगे हम समझेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अनसीन पैसेज में आपका कोई फैक्चुअल पैसेज भी आएगा, कोई जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनेटिव पैसेज भी कहते हैं। अब देखा यहाँ पर अनसीन पैसेज गिवन है और यहाँ पर उसका अब टाइप गिवन है कि ये लोग आपको कैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे बेटा? फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे। फैक्चुअल या फिर इमेजिनेटिव। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है बेटा? तथ्य, जहां पर फैक्ट्स की बात करी जा रही है, जहां पर इंफॉर्मेशन की, डिटेल्स की बात करी जा रही है, जहां पर बेटा स्टैटिस्टिक्स की बात करी जा रही है, जहां पर आपके हो सकता है कि कोई बारग्राफ आ रहा है, कोई पाई चार्ट आ रहा है। सो ऐसे डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी जाएगी इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई इमेजिनेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। इमेजिनेटिव मतलब जो फैक्ट से बिल्कुल परे है, जो फैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है।
इमेजिनेटिव मतलब जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्शनल भी कहते हैं। ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल 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 आ सकता है इस एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के अंदर। अब इस इमेजिनेटिव और फिक्शनल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आखिर क्या क्या होगा समझना। इसमें हो सकता है कोई स्टोरी के बारे में, कोई मनगढ़ंत कहानी है, यस कोई फिक्शन है जिसे हम फिक्शन को ही स्टोरी कहते हैं, कोई कहानी है, कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो नरेटर अपने मन से बनाकर लिख रहा है एक पैसेज के फॉर्म के अंदर, तो उसे भी हम एक इमेजिनेटिव पैसेज ही कह सकते हैं। और हो सकता है कि ये इमेजिनेटिव पैसेज जो है ये लिटरेरी भी हो। अब लिटरेरी क्या होता है, ये होता क्या है लिटरेरी, बेटा लिटरेरी मतलब जो आप 9th क्लास में 10th क्लास में जो लिटरेचर पढ़ते थे उसमें कैरेक्टर्स होते थे, अलग अलग कहानियां होती थी, उनके पूरे कैरेक्टर्स के साथ जो इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं उनके बारे में गिवन होता था, तो वही होता है बेटा आपका लिटरेरी पैसेज। तो ये भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, अब ये जो पैसेज आएगा ना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपके क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी बेटा आएंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग मेरी इस बात को? नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने आपको बात बता दी। नाउ अब आपका और क्या आ रहा है बेटा, रीडिंग इंफॉर्मेटिव एसेस। ठीक है, एसेस तो बेटा जान है पूरे इंग्लिश पेपर की। एसेस को प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना प्रैक्टिस करना बेटा अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जान है पूरे के पूरे इंग्लिश सेक्शन की। लेजर रीडिंग बेटा, हर जगह रीडिंग 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 की बात हो रही है। अब राइटिंग फ्रीली अबाउट कंटेम्प्रेरी एंड फेमिलियर इश्यूज, यानी कि अब आपका रीडिंग के अलावा क्या आ रहा है बेटा, राइटिंग सेक्शन भी आ रहा है। एक होता है रीडिंग जिसे पढ़ना कहते हैं, राइटिंग इज जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ लिखे। सो आपको अब राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लेनी है इस टॉपिक के बारे में। अब कोई सा भी टॉपिक वो लोग आपको आपके एग्जाम में दे देंगे और आपको उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना होगा, एक अच्छा सा ऐसे फॉर्म करके लिखना होगा। एक अच्छा सा, हम क्या कहते हैं उसे बेटा, हिंदी में कहते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट जो पैरास से बनता है अनुच्छेद, तो वही आपको लिखना होगा इंग्लिश में। बेटा घबराइएगा नहीं, मैं आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड हर क्लास में धीरे 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 हम हर एक बात की, हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। आज हम थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मदर टंग टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कह रहे हैं कि आपकी जो भी लैंग्वेज है मदर टंग, मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी का आपको अनुवाद करना होगा इंग्लिश में, यानी कि ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि राम डेली स्कूटर चलाया करता था, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। राम डेली स्कूटर चलाया करता था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटा क्या होगी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए। सो यस बेटा, इसका आंसर क्या होगा, राम वुड, या फिर हम यूज टू भी लगा सकते हैं, राम वुड और राम यूज टू राइड हिज स्कूटर डेली। समझ रहे हो बच्चों, ये है बेटा इसकी इंग्लिश। तो कैसे हमें मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है ये भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी, तो डू नॉट वरी। बस जैसे जैसे क्लास में पढ़ाती जाऊं वैसे वैसे प्रैक्टिस और होमवर्क जरूर करना है और रिलीजियसली बेटा फॉलो करना है इन बातों को। एंड देन लास्टली इज योर इंग्लिश ग्रामर। नाउ इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत हाई फाई ग्रामर बेटा नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर को हमें सीखते हुए
चलना है। जैसे कि अगर मैं बेटा ग्रामर की बात करूं तो हमें किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी प्रेपरेशन के दौरान, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। आपको नाउन्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके प्रोनाउंस, आपको इनके बेसिक्स भी पता होना चाहिए। देन वर्ब्स जिसे हम क्रिया कहते हैं बेटा, नाउन इज संज्ञा, प्रोनाउन इज सर्वनाम, क्रिया, और फिर वर्ब्स के बाद क्या आता है आपका एडवर्ब्स, सॉरी सर्वनाम इसे नहीं कहते बेटा, ये एडजेक्टिव को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी बेटा, सर्वनाम आपका प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। सो सॉरी बेटा, इंग्लिश के टीचर के साथ कभी कभी हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, तो दिल से मत लगा लेना बात को, ठीक है। मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है, कभी कभी हिंदी के वर्ड्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसकी टेंशन ना लेना बेटा। वर्ब्स के बाद आते हैं आपके एडवर्ब्स आते हैं। सो नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आपके एडजेक्टिव्स के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए बेटा। ये जो सारे मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूं, ये किसका हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा हैं, राइट। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। बेटा इसके बाद क्या आता है बेटा, कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस, देन आपके प्रेपोजिशंस, देन बेटा इसके बाद आपको इंटरजेक्शंस के बेसिक्स भी पता होने चाहिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, ये 8 बेसिक बातें, 8 बेसिक टॉपिक्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, आपको इनके जो बेसिस हैं, जो इनकी बेटा कह सकते हैं जो एक नींव है, उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो आगे आने वाली क्लासेस में मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स को प्लान करने वाली हूँ कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको नाउन के बेसिक्स से रूबरू करवाऊंगी, उसके बाद प्रोनाउंस को हम कवर करेंगे कि आखिर नाउन और प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम एडजेक्टिव्स करेंगे कि भाई विशेषण जो हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे वो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हम लोग अच्छे से बेटा डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट में। चलिए आई होप आप सभी ने इसे नोट डाउन अच्छे से कर लिया होगा। बेटा डेली हम लोगों की जो क्लास है वो 3 बजे दोपहर में हुआ करेगी, ठीक है, 3 बजे डेली हम लोगों की क्लास दोपहर में हुआ करेगी। चलिए ओके, सो अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करूंगी, देखते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी कितना ज्ञान है इंग्लिश के बारे में, कितने क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब आप लोग रेडी हो जाइए एक कॉपी और पेन को लेकर, है ना, रेडी हो जाइए। एंड अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके हम लोग आंसर्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर आखिर कौन सा रूल इंग्लिश का लगा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फंडा लगा है इंग्लिश का, और आगे चल के हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए सो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या पढ़ने होते हैं, उसके डायरेक्शंस, कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की। तो कह रहा है डायरेक्शन कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि हमें चूज द करेक्ट वर्ड करना है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। ठीक है जी, करेक्ट वर्ड को हमें क्या करना है,
सिलेक्ट करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द फोर करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इन योर आंसर. Now let's read this question and try to answer. The lecture was dash. I fell asleep. कह रहे हैं कि लेक्चर क्या था, कुछ बेकार सा होगा, तभी जाहिर सी बात है कि जो ये आए है, जो ये सब्जेक्ट है, इसको क्या आ गई बेटा, नींद आ गई. तो लेक्चर कैसा होगा, बोरिंग होगा, बोर्ड, बोर्डम, या फिर नो एरर, नो मिस्टेक, बताएं. द लेक्चर वॉज बोरिंग. अच्छा, अब ये बोरिंग क्या है, अगर मैं आपको बोरिंग के बारे में बताऊं तो बेटा बोरिंग होता है आपका एडजेक्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं, विशेषण भी कहते हैं, है ना. कि लेक्चर कैसा था, बोरिंग था. अच्छा, अब मैंने बोला बोर्ड, सीमा वॉज बोर्ड, मैंने बोला सीमा वॉज बोर्ड. अब सीमा जो है वो बोर्ड है, ठीक है. अब यहां पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल ये एक एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है. अच्छा, अगर मैंने बोला कि राहुल बोर्ड सीमा, राहुल ने सीमा को बोर कर दिया, तो यहां पे बेटा ये जो बोर्ड है ये क्रिया की तरह काम कर रहा है. देखो, एक जगह मैंने बोला कि आई वॉज बोर्ड, मैं बोर्ड फील कर रही थी, मैं बोर हो गई थी, तो होना यहां पे वर्ब है, लेकिन बोर हो गई थी, तो बोर क्या है यहां पर, एडजेक्टिव है. मैं क्या हो गई थी, मैं बोर हो गई थी, ये एडजेक्टिव. लेकिन मैंने बोला कि राहुल ने सीमा को बोर कर दिया अपनी बातों से, तो यहां पे राहुल जो है ये क्रिया कर रहा है बोर करने की सीमा को, राहुल जो है ये क्रिया कर रहा है बोर करने की सीमा को. समझ रहे हो, दोनों में फर्क है. नाउ नेक्स्ट इज बेटा बोर्डम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बोरियत, है ना, जिसे हम, जिसके लिए एक और आपका सिनोनिम भी है, जिसे हम कहते हैं बेटा मोनोटनस, या मोनोटनी भी कहते हैं. समथिंग विच इज बोरिंग, दैट इज मोनोटनस. नाउ बोर्डम क्या है बेटा, ये है आपका नाउन, जिसे हम कहते हैं बोरियत, है ना. आउट ऑफ बोर्डम, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, सुनना. आउट ऑफ बोर्डम शी लेफ्ट द मीटिंग, बोरियत होने के कारण वो मीटिंग छोड़कर चली गई. तो यहां पर बेटा बोर्डम क्या है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह यूज हो रहा है. और ये बोर्डम जो है ये कौन सा नाउन है, ये कौन सी संज्ञा है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हम कहते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हम कहते हैं. तो सेंटेंस सिंपल है, लेकिन हमने बातें बहुत सारी सीख ली कि ये जो बोरिंग है ये एडजेक्टिव है, ये एक प्रकार से वर्ब है आपका, बोर्डम जो है आपका नाउन है. यहाँ पर हमें क्या लगाना है बेटा, एडजेक्टिव लगाना है. द लेक्चर वॉज बोरिंग. समझ गए, किस किस ने आंसर करेक्ट दिया, जल्दी से बताएं. यस बेटा, आंसर है आप लोगों का A+1 मार्क्स, ठीक है, ठीक है, A is your correct answer. चलिए आगे बढ़े. Suddenly there arose a dash storm. Suddenly यानी कि अचानक से एक dash storm आ गया. Arose का मतलब होता है बेटा उठना, arise, arose, arisen. एक dash तूफान उठ गया. क्या होगा इसका मतलब, अचानक से कैसा तूफान आया, वायलेंट आया, मैनी, ग्रेट आया, या फिर नो एरर. बताना जरा, क्या लगता है इसका आंसर, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा. सडनली देयर अरोज अ ग्रेट. बेटा ग्रेट कौन कौन बोल रहा है कि सी आंसर होगा, अ ग्रेट स्टॉर्म. ग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, महान होता है. महान एकदम से तूफान आया नहीं, एक वायलेंट तूफान आया. ए इज योर आंसर. वायलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो हर चीज को क्या कर देगा,
डिस्ट्रॉय कर देगा हर चीज को, वायलेंट है ना, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिटीरियोरेट कर देगा बेटा, सिनोनिम्स, डिटीरियोरेट, डीके कर देगा हर चीज को, है ना, डीके कर देगा। सो दिस इज अ वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट यानी कि ऐसा गुस्से वाला स्टॉर्म आया कि सारी चीजें तहस नहस हो गई। सो आंसर इज ए। ए इज योर करेक्ट आंसर, गुड जॉब। आगे, ही वर्क्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट डैश दैट ही इज ऑलवेज टायर्ड। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ये ही क्या है हमारे सेंटेंस में बेटा? सब्जेक्ट है। वर्क्स वेरी हार्ड। अच्छा, वर्क्स क्या है बेटा? वर्ब है, ठीक है। ये जो वेरी है ये क्या है? एडवर्ब है। और जो हार्ड है बेटा ये भी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, और ये हो जाएगा बेटा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब करता है, और एडवर्ब को खुद जो क्वालिफाई करता है वो खुद एडवर्ब ही होता है। ये बाद में हम लोग रूल समझेंगे कि आखिर रूल क्या है एडजेक्टिव एडवर्ब का, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, ठीक है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ठीक है। इतना याद करना अभी के लिए। नाउ ही वर्क्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट डैश दैट ही इज ऑलवेज टायर्ड। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम करता है इसलिए हमेशा थका हुआ दिखता है, थका हुआ लगता है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, इजी। नाउ सरप्राइजिंग क्या है? एडजेक्टिव, है ना। मैंने बोला शी गेव अ सरप्राइजिंग रिप्लाई। मैंने एक सेंटेंस बोला शी गेव अ सरप्राइजिंग रिप्लाई। इसमें शी क्या है? शी है बेटा आपका सब्जेक्ट। गेव क्या है बेटा? ये है आपका वर्ब। अ क्या है बेटा? ये आपका आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। सरप्राइजिंग क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव। और रिप्लाई क्या है बेटा? रिप्लाई होता है आपका नाउन। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अपने आप में क्या है? एक नाउन है, समझे। तो सरप्राइजिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कैसा रिप्लाई दिया? सरप्राइजिंग। नाउन की विशेषता बताई एडजेक्टिव ने। अच्छा, सरप्राइज्ड क्या है बेटा? वर्ब होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड, हर हस्बैंड सरप्राइज्ड हर। उसके हस्बैंड ने उसे सरप्राइज कर दिया। इजी। तो ये बात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठता है जल्दी से बताएं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट गुड, गुड, गुड। आंसर इज ए, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ही इज ऑलवेज टायर्ड। ये अचंभित होने वाली बात नहीं है कि वो हमेशा इसीलिए टायर्ड रहता है, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करता है, तो ये अचंभित होने वाली बात ही नहीं है कि वो हमेशा थका हुआ रहता है। तो आंसर क्या है बेटा आपका? ए है, +1 मार्क्स। गुड, समझ आया बेटा? नो एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, आई एम क्वाइट डैश अबाउट इट। मैं एक नई जॉब अगले हफ्ते शुरू करने वाला हूं, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हूं? एक्साइटेड, एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट या नो एरर? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 1 मिनट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, फटाफट से। चलिए, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, आई एम क्वाइट डैश अबाउट इट। यस, कि मैं एक नई जॉब अगले हफ्ते स्टार्ट करने वाली हूं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्या हूं?
एक्साइटेड हूं बेटा, एक्साइटेड क्या है, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, क्या होगा बेटा ये, मैं एक्साइटेड हूं, मैं कैसा फील कर रही हूं, मैं एक्साइटेड हूं, शी वॉज एक्साइटेड, यस, वो एक्साइटेड थी। एक्साइटिंग क्या होता है, अब एक्साइटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला आदि पुरुष इज एन एक्साइटिंग मूवी, मैंने एक सेंटेंस लिखा आदि पुरुष इज एन एक्साइटिंग मूवी। अब यहां पे बेटा एक्साइटिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और मूवी क्या है, नाउन है, ठीक है, तो ये है आपका एडजेक्टिव। और एक्साइटमेंट क्या होता है बेटा, आपका नाउन होता है, एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट शी कोलैप्स्ड, मैंने बोला आउट ऑफ एक्साइटमेंट शी कोलैप्स, यानी कि इतने एक्साइटमेंट के मारे वो गिर गई, कोलैप्स हो गई। सो बिल्कुल सही बात, यहां पर आंसर वैसे आपका क्या होना चाहिए, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, ए इज योर आंसर। सभी को समझ आ रहा है बेटा, ए है करेक्ट आंसर, +1 मार्क्स। चलिए, अब मैं आपको काफी डिटेल में बता रही हूं, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि अब हम डिटेल से ज्यादा आपके आंसर्स पर फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होता है, जल्दी से। एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ डैश, बेटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा है, ये एक इडियम का क्वेश्चन है। इडियम क्या होता है बेटा, इंग्लिश के जिन्हें मुहावरे कहते हैं, ठीक है, इडियम का आपका एक क्वेश्चन है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, अ सिल्वर लाइनिंग, समझना आंसर क्या है इसका आपका, ए सिल्वर। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि एक बुरी चीज में अच्छी चीज छुपी होना, कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कोई चीज बुरी हो गई है, कोई चीज आपके साथ बुरी हो गई है, लेकिन हम बाद में कहते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े कि कोई बात नहीं, जो बुरा भी हुआ सो अच्छे के लिए ही होता है, जो हुआ सो अच्छे के लिए होता है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि हर बादल के बाद, एक बड़े से बादल के पहाड़ के बाद क्या है, एक चमकता हुआ आसमान हमें हमेशा दिखता है। सो ये एक आपका इंग्लिश का मुहावरा है, इंग्लिश का क्या है बेटा, इडियम है आपका अ सिल्वर लाइनिंग, आंसर है आपका ए, +1 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहीं पे आपको क्या करना है, सेम आपको फिलअप को फिल करना है। ट्रस्ट इन अ लीडर अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज टू डैश व्हाइल द एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट कैन कॉज फ्रैगमेंटेशन, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वॉर। थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया अब आप लोगों के लिए, पहले पहले हमारे सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि एक लीडर पर ट्रस्ट होना, एक लीडर जो है उस पर ट्रस्ट होने से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो कम्युनिटीज होती है उसमें क्या आता है, कुछ चेंज आता है ना, कुछ सर्वाइव, फ्लरिश, कम्बैट, इंटीग्रेट। लेकिन अगर लीडर पे ट्रस्ट ना हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर पे आपका ट्रस्ट नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्रैगमेंटेशन होगा, यानी कि टुकड़े 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 टुकड़े, डिविजन्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वॉर हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिविजन होता है, डिवीजन, ठीक है। नाउ अच्छा, ट्रस्ट इन अ लीडर अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज टू डैश, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, यहां पर बताओ क्या आएगा,
फ्लरिश, सर्वाइव, कम्बैट या इंटीग्रेट। सर्वाइव का मतलब होता है बेटा सर्वाइवल करना, है ना। फ्लरिश का मतलब होता है बेटा सक्सेसफुल होना। कम्बैट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से लड़ना, टू फाइट अगेंस्ट समथिंग। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा जोड़ना। बताना जरा क्या होगा इसका आंसर, कि ट्रस्ट होने से लीडर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज क्या करती हैं, फ्लरिश करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और कमिटीज आपस में फ्लरिश करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, प्रॉस्पर करती हैं। ठीक है, आंसर है बेटा इसका बी, +1 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट एवरीवन। जिन्होंने भी आंसर क्या दिया है, आप लोगों ने बी आंसर दिया है बेटा, उनका आंसर एकदम सही है। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है बेटा, डेली आप लोगों की क्लास कितने बजे हुआ करेगी, 3 बजे दोपहर को हुआ करेगी मेरे साथ। जिनको मेरा नाम नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है जानवी मेहरा एंड आप मुझे जानवी मैम बुलाएंगे ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर डेली आप मेरे साथ जो है इंग्लिश के लिए तैयारी करेंगे फॉर द एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ बिहार कांस्टेबल सिपाही भर्ती है ना 2023 के लिए। ठीक है, एंड बहुत ही प्यारी टीम है हम सभी टीचर्स की। यस, एंड बहुत पहले से भी आई नो सम ऑफ द टीचर्स इन दिस टीम ऑफ बिहार एग्ज़ाम्स वाला। सो बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ पढ़ाते हुए एक बारी फिर से। तो बेटा चलिए इसी बात पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए बताइए ज़रा, पढ़ें क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों का बताएं। बताइएगा। Education is an important dash that plays a huge role in the modern industrialized world. एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट डैश है जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मॉडर्न सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइज करने में, है ना। सोसाइटी में इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के लिए जो है बेटा आपका एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। यस, तो बताएं ये एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट है बेटा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम क्रिएट करते हैं उससे पहले का जो एक सैंपल मॉडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होगा इसका आंसर। एजुकेशन एक स्कीम है, एक टेक्निक है, एक ब्लूप्रिंट है, एक एस्पेक्ट है। क्या है एस्पेक्ट, क्या होता है बेटा, एक कह सकते हैं एक पहलू। एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, पहलू कहते हैं। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। बताइए। बिल्कुल, एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी को मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड बनाने के लिए। सो आंसर क्या है आप लोगों का, डी है। ठीक है, टेक्निक तो बेटा क्या होता है, एक तरीका, है ना। टेक्निक इज अ तरीका, टेक्निक होता है एक तरीका। स्कीम कह सकते हैं एक प्रोग्राम को हम स्कीम कहते हैं। ब्लूप्रिंट का मैंने मतलब आप सभी को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। With modern technology, people have become dash as most of the facilities are available at the click of a button. कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग हैं वो कैसे बन चुके हैं, डैश बन चुके हैं। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इतनी सारी हमें सुविधाएं मिलती हैं जो हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं, जो हमारे लिए सामने अवेलेबल हो जाती हैं बस एक बटन दबा के। मैंने बोला कि एलेक्सा लाइट बंद कर दो, एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स,
बंद हो गई, मुझे जाना नहीं पड़ा स्विच बोर्ड तक स्विच को बंद करने के लिए। तो मैं कैसी हो गई हूँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ? लेजी हो गई हूँ, कॉशियस हो गई हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, या स्मार्ट हो गई हूँ? जल्दी से बताएंगे बेटा आंसर इसका। आप लोगों के पास पूरा 1 मिनट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस एवरीवन। बताइए। यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कैसे हो गए हैं? यस, लेजी हो गए हैं, बिल्कुल लेजी हो गए हैं। पीपल हैव बिकम मोर लेजियर, आलसी हो गए हैं, है ना? आलसी हो गए हैं इतने ज्यादा लोग, क्योंकि हर बटन दबाते ही उनके सामने कोई ना कोई फैसिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो आंसर इज ए प्लस 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताइएगा। गुड जॉब जिन्होंने आंसर इसका क्या दिया है, बताइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यस, तो आपको FATF के बारे में मालूम होगा। क्या होता है कि थर्सडे में इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान को रिटेन कर लिया अपनी ग्रे लिस्ट के अंदर। यानी कि FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट के अंदर डाला। क्यों डाला? जून तक। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद ने क्या किया है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज को अभी फिल नहीं किया है। यानी कि इस्लामाबाद में बहुत सारी कमियां जो है उन्हें दिखाई दे रही हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी दिक्कतें उन्हें दिखाई दे रही है FATF वालों को, तो उन्होंने इसीलिए अपनी ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डाला हुआ है ना। इस्लामाबाद अपनी कमियों को आज तक क्या नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या होगा इसका आंसर, बताएं। ABCD, विदहोल्ड, कमांड, एड्रेस या फिर यूटिलाइज। जल्दी से बताएंगे आंसर बेटा, फटाफट से बताइएगा। विदहोल्ड, कमांड, एड्रेस या फिर यूटिलाइज। टिल जून आफ्टर कंक्लूडिंग दैट इस्लामाबाद failed to dash its strategically important deficiencies। डेफिशिएंसी बेटा क्या होता है बेटा? कमी, किसी चीज की कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। जो इस्लामाबाद है वो अपनी कमियों को ठीक से हाईलाइट, एड्रेस नहीं कर पा रहा है कि हमारे अंदर अगर ये कमी है तो हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ये कमी हमारे अंदर बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों हमारे अंदर ये कमी बार बार क्रिएट हो रही है। तो एड्रेस है यहां पर इसका सही वर्ब, एड्रेस। ठीक है, सो एड्रेस इट्स स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एफिशिएंसीज। आंसर क्या है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, जिन्होंने आंसर क्या दिया है इसका, सी दिया है, +5 मार्क्स। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, ये वाला बताइएगा। अच्छा, ये है आपका बेटा लॉ ड्रामा के बारे में। सो किस किस ने अच्छा ये वाली मूवी देख ली है, आदि पुरुष? देखी तो हमने भी है, और देखो देख के कुछ खास मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भगवान है तो भगवान को वैसे ही पोर्ट्रे करना चाहिए था, भगवान को वैसे ही दिखाना चाहिए था, लेकिन क्या ही मतलब भगवान का रूप ही बिल्कुल चेंज कर दिया, भगवान की बातें ही एकदम चेंज कर दी मूवी ने। बस यही जो है ये सोच के या ये देख के बड़ा हर्ट होता है सेंटिमेंट्स को, है ना, लोगों के सेंटिमेंट्स को, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को, और जितने भी रिलीजियस लोग हैं बेटा, वो इस चीज़ से हर्ट हो जाते हैं, है ना। यस, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या है। अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज का एक फेस्टिवल आता है रामनवमी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड रामा का जन्मदिन बनाने के लिए, जिसे कंसीडर किया गया है 7th अवतार ऑफ विष्णु। भगवान राम को हम भगवान के 7वें भगवान राम को हम विष्णु भगवान के 7वें अवतार मानते हैं। सो यहाँ पे कौन सा वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, होम, विच, हु, दैट। अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, Ram Navami is celebrated to mark the birthday of Lord Rama। विच तो नहीं आएगा बेटा, विच तो हम नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं, है ना।
whom भी नहीं आएगा क्योंकि ये बेटा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स मैंने बोला whom are you talking to, यहां पे मैंने whom लगाया, तुम किससे बात कर रहे हो। यहां पर जो whom है ना, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, है ना। सो बताओ, बस दैट भी नहीं आएगा बेटा, दैट भी नहीं आएगा, इन्हें हम बोलेंगे हु, क्योंकि ये क्या है, एक लिविंग बीइंग है ना। हमारे दिलों में तो ये लिविंग बीइंग ही है ना, चाहे हम इन्हें देखा हो या ना देखा हो, पर यस। सो लॉर्ड रामा हु इज कंसिडर्ड द 7th अवतार ऑफ विष्णु। सो हु जो है, यहां पर हम ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। C is your answer, +5 +1 marks, ठीक है। C is your answer, good job। Who is, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुड जॉब बेटा, जिसने भी आंसर C दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला, अच्छा ये क्या है, ये वाला आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अब आपको फिलअप नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में यस आपको यहां पे क्या करना है बेटा, यहां पर आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। ये वाले ऐसे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं जिनमें आपकी ग्रामेटिकल्स एरर है, और सेंटेंस के जिस भी पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है, आपको उसी ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है ना। चलिए कोशिश करिएगा, पढ़िए पहले। सबसे पहले, आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म फॉर माई पैशन। बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, एरर डिटेक्ट करो। मैं प्लान कर रही हूं कि मैं कुछ पोल्ट्री फार्म जो है वो बनाऊं अपने पैशन के लिए। पैशन क्या है, मेरे को मजा आता है, मेरा पैशन है, मेरा जोश है, मेरा पैशन है डॉक्टर बनना, लोग कहते हैं ना। तो मेरा पैशन है कि मैं क्या बनाऊं, कुछ पोल्ट्री वाले फार्म्स को खोलूं या उन्हें क्रिएट करूं। पोल्ट्री फार्म क्या होता है बेटा, जहां पे डोमेस्टिकेट किया जाता है डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स को, उन्हें पाला जाता है, पोसा जाता है, उनको उनके निकले हुए प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि दूध को, एग्स को, चिकन को यूज किया जा रहा है। यस, सो ये होता है बेटा पोल्ट्री फार्म। आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म फॉर माई पैशन। बिल्कुल सही बोले बच्चे, यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ही गड़बड़ है। मैं प्लान कर रही हूं कि मैं कुछ पोल्ट्री फार्म्स को खोलूं। बेटा पोल्ट्री हमेशा यही रहता है, ये सिंगुलर भी पोल्ट्री रहेगा और प्लूरल भी पोल्ट्री रहेगा। पोल्ट्रीज वर्ड यहां पर रॉन्ग है, पोल्ट्रीज वर्ड यहां पर रॉन्ग है। पोल्ट्री इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यानी कि एक वचन भी है और ये एक बहुवचन भी है, सिंगुलर भी है और ये क्या है, प्लूरल भी है, पोल्ट्री। सो पोल्ट्री, अगर बहुत सारे फार्म खोलने तो आप बोल सकते हैं पोल्ट्री फार्म्स। तो यहां पर एरर जो है बेटा वो सेकंड ऑप्शन में है, बी इज योर आंसर। गुड, ठीक है बेटा, बी इज योर करेक्ट आंसर। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। समझे, पोल्ट्री को हम हमेशा सिंगुलर प्लूरल में, पोल्ट्रीज कभी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, ये नाउन है आपका। नेक्स्ट वाला बताएं, पढ़िएगा इसे 2 मिनट, फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 2 मिनट दे रही हूं, फिर आंसर करिएगा कमेंट में। एंड बेटा अपने मार्क्स को ऐड करते रहना, ट्रैक करते रहना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं अभी तक आपके, जल्दी से। Yes, he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. बताइए बेटा, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर गड़बड़ है। एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें, सो उसने मुझे 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दिया।
उसने मुझे 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दिया। कुछ इंफॉर्मेशंस कुछ होता है नहीं। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशंस यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। आंसर जो है वो कौन सा हो गया बेटा आपका, फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या है आप लोगों की एरर है। He gave me 2 important pieces of information. Informations भी informations कभी नहीं होता है, चाहे एक इंफॉर्मेशन हो, 2 इंफॉर्मेशन हो, 100 हो, आप उसे इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे। ये क्या है बेटा आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ए इज योर करेक्ट आंसर, +1 मार्क्स। नेक्स्ट वाला, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। जो इस टेबल यानी कि ये जो मेज है, इसके पैरों को बहुत ही अच्छे तरीके से कार्व किया गया है, यानी कि इस पे नक्काशी करी गई है। टेबल के पैरों पे बहुत अच्छे से, लकड़ी पे होता है ना कि डिज़ाइन बना देते हैं, वही कह रहे हैं। क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस के अंदर, जिसने रूल पढ़े हैं उसे पता होगा। ये पोजेसिव का एक रूल लग रहा है यहाँ पे, बताइए। बताइए। बिल्कुल, द टेबल्स लाइक कुछ नहीं होगा बेटा, टेबल कोई इंसान है नहीं, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, समझना। टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग को हम एक इंसान की तरह कैसे पोजेसिव बना सकते हैं, इस पे अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा सकते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। राम्स सिस्टर, सीमाज साड़ी, है ना, मेघाज शूज, मैंने बोला ये क्या है, ये लिविंग बींग्स हैं, राम सीमा मेघा। पर टेबल कोई लिविंग बींग नहीं है, तो नॉन लिविंग थिंग का कभी भी हमें अगर पोजेशन, उसका किसी चीज का ओनरशिप या पोजेशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। हम बोलेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल, हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन यूज कर लेंगे ऑफ, ना कि हम टेबल्स लेग्स करेंगे या चेयर्स हैंडरेस्ट, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। द हैंडरेस्ट ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द टेबल, यस। द स्पीड ऑफ द फैन, मैं ये नहीं बोलूंगी द फैन्स स्पीड इज लो, नहीं, जो फैन की स्पीड है वो क्या है, लो है। द स्पीड ऑफ द फैन इज लो और हाई। सो यहां पर गड़बड़ कौन से पार्ट में है बेटा, ए ऑप्शन में आपकी प्रॉब्लम है, +1 मार्क्स, गुड जॉब। आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ। द कंपनी 15 क्वेश्चन करेंगे, 15th वाला। एंड आज हम आरसी नहीं कर पाए, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको आरसी ही डिस्कस करवाऊंगी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ग्रामर बेटा बेसिक से करते हुए चलेंगे इन क्लासेस में, यस। तो ये हमारी डेली क्लास जो है वो कितने बजे हुआ करेगी, 3 बजे दोपहर की हुआ करेगी, 3 PM विद मी जानवी मेहरा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ बिहार कांस्टेबल 2023। एंड आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही मस्त लग रही होगी। सो ये वाला बताओ, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। गड़बड़ यहाँ पे भी नाउन वाली है, अनकाउंटेबल नाउन वाली है, कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं होता है बेटा, इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट बोले तो बहुत सारे कंपनी ने नए टूल्स, इक्विपमेंट जो हैं, है ना, वो ऑर्डर किए हैं। इक्विपमेंट के अंदर ही आती हैं बहुत सारी चीजें, पार्ट्स, मशीनरी, टूल्स, ये सब वो सब है ना, डिफरेंट चीजें। तो इक्विपमेंट के साथ आप कभी भी एस जो है वो नहीं लगाएंगे। आंसर क्या है यहाँ पर आपका, सी ऑप्शन में थी एरर। बेटा इन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, एरर करेक्शन के या एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, ठीक है। ये है आपके एरर करेक्शन या डिटेक्शन क्वेश्चंस। चलिए आंसर है बेटा आप लोगों का सी, +1 मार्क्स, गुड। चलिए 15th क्वेश्चन देखेंगे, और ये आप लोगों के लिए क्या है, एक बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा होमवर्क है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और रिसर्च करके आएंगे इस एग्जाम की, और बाकी कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताएं कि मैम हमें ये वाला टॉपिक पहले पढ़ाइए, हमें ये वाली तैयारी पहले करनी है, हमें ये वाला सेक्शन पहले पढ़ना है। तो मैं आपको वैसे ही लेक्चर्स जो है मैं आपके प्लान करूंगी, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, यस।
चलिए, तो ये क्या रहने वाला है, आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग सा लगा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके पहली बार इस क्लास में। अब ये क्लास लगातार डेली 3 बजे हुआ करेगी। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है मैराथन्स भी करें आप लोगों के साथ, है ना, और आपको खूब सारा होमवर्क भी दे बेटा। लेकिन आप लोगों को ये प्रॉमिस मुझे करना होगा कि आप जो है रिलीजियसली मुझे फॉलो करें। मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस करवानी हूँ वैसे वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। घर में बैठ के रीडिंग करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि रीडिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके इस इंग्लिश के सेक्शन के अंदर। इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने के लिए अभी से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड खूब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लाई हूँ। तो कोई बात नहीं, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल की क्लास में करते हैं आरसी अनसीन पैसेज। तब तक के लिए बेटा सब्सक्राइब टू इस चैनल एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है, वंडरफुल पीपल, एंड मिलते हैं बेटा, लाइक कर देना। टेक केयर, लव यू ऑल।